हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली MCQs और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और एज़ यूजुअल इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है द लेमैन वे, और हमारे वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगी, तो वेबसाइट पे भी रजिस्टर कर लीजिएगा, है ना। और अपने दोस्तों को भी बताइए, प्लीज़ रिकमेंड करिए लेक्चर सबको, ताकि सबको बेनिफिट हो, हम सब एक दूसरे की मदद कर पाएँ, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे कंसेप्ट को पढ़ते हैं। इसमें दो चार कंसेप्ट छूट गए थे पिछले लेक्चर में, हमको पिछले लेक्चर में ही कवर कर लेना चाहिए था, बट चलिए कोई बात नहीं, इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं। तो आगे लेक्चर है, आगे इसका अगला हमारा कंसेप्ट है करेंसी वॉच लिस्ट। तो ये करेंसी वॉच लिस्ट क्या है भाई? व्हाट इज़ अ करेंसी वॉच लिस्ट? तो नाम से आपको पता चल रहा होगा, ये किसी करेंसी को हम देखेंगे, मतलब हम मॉनिटर करेंगे, वॉच करेंगे, है ना। तो कोई करेंसी से रिलेटेड चीज़ होगी, है ना। और कोई कंट्री कोई लिस्ट बना रहा होगा उस चीज़ की, तो कुछ कंट्रीज की करेंसी की लिस्ट बना रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। तो देखते हैं क्या है। ये तो हमने अपने नॉर्मल कॉमन सेंस से डिडक्ट कर लिया ना, अब है क्या एक्चुअली वो देख लेते हैं। देखो, जब आप कभी कॉमन सेंस से कोई चीज़ डिडक्ट करने की कोशिश करते हो ना, तो फिर जब आप एक्चुअल में उस चीज़ को पढ़ते हो तो बहुत ही ज़्यादा रिलेट होता है ना, क्योंकि आपने पहले ही उस बारे में सोच रखा होता है, तो फिर आप कनेक्ट कर पाते हो अच्छे से। अब क्या है, एकदम से देख के फिर पढ़ लोगे ना, तो क्या होगा कि वो रट्टाफिकेशन हो जाता है। ऑल्दो दैट इज इंपॉर्टेंट, बट देन आप भूल गए तो फिर उसको रिकॉल करने में दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ऐसा रखा करो अपना सीन ना, कि हमेशा कभी कोई भी कंसेप्ट आ रहा है मान लो, तो खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश किया करो कि यार इसका मतलब क्या हो सकता है, किस कंटेक्स्ट में आया है, क्या मतलब इसका हो सकता है एक्चुअली में, है ना। जैसे कोई भी टर्म आता है न्यूज़ में, तो आप न्यूज़ का आर्टिकल पढ़ रहे होगे तो उस कंटेक्स्ट में ही वो वर्ड आया होगा, है ना। तो इससे आपका देखो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी अच्छा होगा, है ना। CSAT में भी मदद होगी, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी अच्छे होंगे, बट देन एनीवेज वो आपका बाकी प्रिपरेशन में भी आपको काम आएगा। तो मेक अ हैबिट कि तुरंत आंसर पे जंप मत किया करो। ट्राई टू रिड्यूस इट बाय योरसेल्फ। पहले खुद से ट्राई किया करो कि इसका मतलब क्या हो सकता है ना। फिर देखा करो, तो इससे क्या होगा, आपका रिटेंशन पावर जो आपका रिटेंशन पावर है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि मान लो किसी को 10 बार पढ़ना पड़ रहा है याद करने के लिए, तो हो सकता है आपको सिर्फ 5 बार ही पढ़ना पड़े, है ना। तो इससे रिटेंशन पावर अच्छा हो जाता है। तो चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं, करेंसी वॉच लिस्ट की बात करते हैं। तो यूएस बेसिकली इसको लॉन्च करता है। यूएस ने क्या किया है, अब देखो क्या हो रहा है कि अभी आपने यूएस चाइना का ट्रेड वॉर पढ़ा होगा, है ना। पिछले साल भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो चाइना ने क्या किया था, अपनी करेंसी को कर दिया था डीवैल्यू, डेलिबरेटली डीवैल्यू कर दिया था। करेंसी को जब आप डीवैल्यू करते हो तो क्या होगा, उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, कंट्री के एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अंदर आएगा इकोनॉमी में। तो इसलिए जनरली क्या होता है, जो कंट्रीज होती है वो अपनी करेंसी को डीवैल्यू करती हैं। देखो, अब करेंसी को डीवैल्यू करने से मान लो रुपए डीवैल्यू कर दिया डॉलर के कंपैरिजन में मोदी सरकार ने, लेट से। तो रुपए जब कम हो गया तो क्या होगा, अब एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ेंगे, ये भी मैं कंसेप्ट बता देता हूँ अगर नहीं पता है एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ेंगे करेंसी डीवैल्यू करने से। तो लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो। तो देखो, एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट में क्या होता है, आपकी मान लो कोई बाहर आपका US में फ्रेंड रहता है ना, उसने इंडिया से कुछ चीज़ ऑर्डर करी, है ना, और वो चीज़ थी $10 की, और तब क्या था, $8 जो है वो 70 रुपीज़ चल रहा था, है ना। 70 रुपीज़ चल रहा था। तो जो ये ए वाला बंदा है, इसने कोई एक्स वाई चीज़ मंगाई होगी कंट्री इंडिया से, है ना। तो उसको कितने का पड़ा, $10 का था, तो उसको 700 रुपीज़ का पड़ा ये, है ना। अब क्या हुआ, इंडिया ने डीवैल्यू कर दिया करेंसी को। डीवैल्यू करने का मतलब ये जो $8 70 था, अब वो $8 से 80 रुपीज़ हो गया। दिस इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन मतलब रुपए गिर गया, है ना, महंगा, मतलब डॉलर जो है वो महंगा हो गया, कुल मिला के डेप्रीशिएशन ऑफ करेंसी बोलते हैं इसको। तो अब $8 वुड बी 80 रुपीज़, है ना। तो अब जो बंदा ये $10 में सामान खरीद पा रहा था, वो अब और ज्यादा सामान खरीद पाएगा, क्योंकि ये $10 की वैल्यू पहले तो 700 रुपए थी, बट आज के जमाने में क्या हो गया, आज के जमाने में 800 रुपए है।
तो हो सकता है वो एक और प्रोडक्ट मंगा ले, है ना, ऐसा ही एक और प्रोडक्ट मंगा ले, तो क्या हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ गया, है ना। तो इसीलिए एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, क्योंकि आपका रुपए का वैल्यू कम हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो चीप लगने लगते हैं बाहर के लोगों को, तो वो और ज्यादा मंगाने लगते हैं, इसीलिए एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, समझ आया। तो इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि यूएस में इंपोर्ट बढ़ जाएगा। यूएस में अगर इंपोर्ट बढ़ रहा है, यूएस में अगर इंपोर्ट बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि यूएस से करेंसी जो डॉलर की है वो बाहर जा रही है ना। तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए खराब होता है। अगर किसी भी इकोनॉमी में इंपोर्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज बैड फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री हिट हो रही है ना। हम चाइना से क्यों इंपोर्ट बंद कर रहे हैं, हम चाइना से क्यों इंपोर्ट बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है ना, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, इसी वजह से हम चाहते हैं कि चाइना से इंपोर्ट बंद हो, है ना। तो इंपोर्ट ज्यादा अच्छा नहीं होता, बहुत ज्यादा करना भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। कुछ कुछ तो अच्छा होता ही। अब आपकी जगह वो चीज प्रोड्यूस ही नहीं होती तो बेटर है कि आप वहां से इंपोर्ट करो जहां वो हो रही है ना। तो यूएस क्या करता है, यूएस ऐसी कंट्रीज को जो डेलिबरेटली अपनी जो करेंसी है उसको डिवैल्यू कर देते हैं ताकि उनका एक्सपोर्ट बढ़े और यूएस की इकोनॉमी हिट हो, वहां पे इंपोर्ट बढ़े, उसको ये करेंसी वॉच लिस्ट में डाल देते हैं, ठीक है, करेंसी वॉच लिस्ट में डाल देते हैं। तो ये किसी करेंसी को वॉच करते रहते हैं। इनमें भी 11 कंट्रीज यूएस ने रखी हुई है। कौन कौन है, इंडिया, चाइना, जर्मनी, इटली, है ना, ये सब जो कंट्रीज हैं ये भी इसकी मॉनिटरिंग लिस्ट में है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं और न्यूयॉर्क कन्वेंशन की बात करते हैं। व्हाट इज न्यूयॉर्क कन्वेंशन, ज़्यादा कुछ बात करना नहीं है इसके बारे में। अगर न्यूज़ ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, न्यूयॉर्क कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, इससे क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे आएगा, न्यूयॉर्क कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, 4-5 ऑप्शन नीचे दे देंगे। आपको ये पता होना चाहिए ये किससे रिलेटेड है। ये एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रेशन हमने पढ़ा था ना अपने पॉलिटी वाले लेक्चर में, आर्बिट्रेशन हमने देखा था। वो जो आर्बिट्रेशन होता है, वो जो अवार्ड देता है उसको आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं। जो वो डिसीजन सुनाता है आर्बिट्रेटर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। तो वो आर्बिट्रल अवार्ड को बेसिकली एनफोर्स करने के लिए न्यूयॉर्क कन्वेंशन यूज होता है, ठीक है, समझ में आया। न्यूयॉर्क कन्वेंशन यूज होता है, ठीक है, उस आर्बिट्रल अवार्ड को क्या करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए। तो बस यही याद रखना है आपको न्यूयॉर्क कन्वेंशन में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो न्यूज़ में थी। तो पहली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, बेटर देन कैश अलायंस। क्या है ये बेटर देन कैश, नाम में देखो अगेन, बेटर देन कैश, कैश से अच्छा, मतलब कैश किस लिए यूज होता है, कैश आप किस लिए यूज करते हो, कैश आप बेसिकली ट्रांजैक्शन करने के लिए यूज करते हो, है ना। कैश बेसिक मोटिव यही होता है, ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो कैश से बेटर ट्रांजैक्शन किस चीज से हो सकता है, यही बोल रहा है ना, बेटर देन कैश अलायंस। कैश से बेटर ट्रांजैक्शन कैसे होता है, डिजिटल पेमेंट, है ना। आजकल डिजिटल पेमेंट बहुत चल रहा है, गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है कि आप कैश मत रखिए, आप डिजिटली फोन पे करिए, पेटीएम करिए, भीम से पेमेंट करिए, है ना। तो ये क्या है, ये ऐसी अलायंस है, ऐसी अलायंस मतलब क्या, अलायंस कुछ बहुत सारी कंट्रीज आपस में आए होंगे, एक अलायंस बनाई होगी, एक ग्रुप बनाया होगा। तो ऐसी एक अलायंस है जो कैश बेस्ड इकोनॉमी से, है ना, ट्रांजिशन करके डिजिटल पेमेंट की तरफ प्रमोट करेगी, समझ में आ रहा है, ताकि कैश से लोग डिजिटल एनवायरनमेंट की तरफ बढ़े। तो बेसिकली ये क्या कर रही है, ये डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट कर रही है। ऐसी अलायंस है जो डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट कर रही है, ताकि ये जो कैश से डिजिटल जाने का जो प्रोसेस है, कैश से डिजिटल जाने का जो प्रोसेस है वो एक्सेलरेट हो पाए, वो और जल्दी आ पाए, समझ में आ गया। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट्स का पार्टनरशिप है, कंपनीज हैं इसमें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इस ट्रांजिशन को, कैश से पेमेंट, डिजिटल पेमेंट में ट्रांजिशन को वो बढ़ावा देंगी और उनको बढ़ाएंगी, ताकि हम डिजिटल पेमेंट्स का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको अचीव कर पाए। तो इससे क्या होगा, इससे भाई पेमेंट में एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना, ट्रांसपेरेंसी आएगी, ये सब होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। तो नाम से ही पता कर लिया ना हमने कि कैश क्या था, ये बेटर देन कैश, कैश से बेटर क्या है, डिजिटल पेमेंट, इस टाइप से आप इसको देख लेना। उसके बाद दूसरा आता है क्या, FATF। व्हाट इज FATF, FATF क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अगेन नाम में देखते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कोई फाइनेंशियल एक्शन लेगी, है ना। फाइनेंशियल एक्शन क्या होता है, सैंक्शंस लगाती है, कोई सैंक्शन लगा देगी, इस टाइप का कोई फोर्स होगा। फोर्स है मतलब क्या है, सैंक्शन लगा रही है कुछ क्राइटेरिया पे, ठीक है, कुछ कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली ये क्या करेगी, वो कंट्रीज को देखेगी और अगर वो नॉर्म्स के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएगी, फाइनेंशियल सैंक्शंस, वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब ये तो हो गया बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो किसने स्टैब्लिश करी थी, G7 ने। कब करी थी, G7 कंट्रीज ने 1989 में ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को कॉन्स्टिट्यूट किया था। क्या करती है ये बेसिकली मनी, दो चीज़ों पे काम करती है, दो बेसिक चीज़ों पे, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है।
तो कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जो फाइनेंस करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, उन पे ये सैंक्शन लगा देती है। जो मनी लॉन्डर करती हैं उन पे सैंक्शन लगा देती है ना। तो ये दोनों पे ये काम करती है, किस पे, मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पे। अब इसकी लिस्ट आती है, जैसे ग्रे लिस्ट है ना, ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है, तो ये सब आती हैं। अब ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डार्क ग्रे लिस्ट में बेसिकली रखा हुआ है अभी, डार्क ग्रे अलग से बना दिया है कुछ उन्होंने, तो वहाँ पे पाकिस्तान है अभी, है ना, क्योंकि पाकिस्तान कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, जो उसके 29, 27 जो भी क्राइटेरिया है उसे कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए उसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। ब्लैक लिस्ट में कौन है? ब्लैक लिस्ट में नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया है और ईरान है, ठीक है, तो ये लोग हैं ब्लैक लिस्ट में, ठीक है। तो इससे फाइनेंशियल इन पे अब होता क्या है ब्लैक लिस्ट और ये ग्रे लिस्ट में डालने से, इससे क्या होता है कि मान लो ईरान को लोन चाहिए कहीं से, मान लो ईरान को IMF से लोन चाहिए या वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए, तो नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि ब्लैक लिस्ट में इसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब है, फाइनेंशियल हेल्थ खराब है, तो उसको लोन नहीं मिलेगा। तो यही सब दिक्कतें होती हैं बस, और ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और इन्वायरमेंट अब हम स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी हमने खत्म कर दिया, अब हम इन्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है क्लाइमेट चेंज का। तो इसमें सबसे पहला आता है क्लाइमेट रेजिलिएंट ग्रेन्स। तो क्या हुआ है अभी, एक मिलेट्स को बेसिकली मिलेट्स आपको पता होगा कि मिलेट्स जो हैं वो ड्रॉट इन्वायरमेंट में भी जो है फ्लरिश कर जाते हैं ना। तो ये एक क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप है मिलेट। अब इसकी मिलेट्स के बारे में और बात करते हैं। तो 2023 को UNGA ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया है 2023 को। तो ध्यान रखना कि 2023 को अप्रूव कर दिया गया है फॉर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये आपको याद रखना है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब है? 2023 में। तो मिलेट्स क्या होते हैं? स्मॉल सीडेड ग्रास होते हैं, है ना, सीरियल क्रॉप होते हैं या ग्रेन होते हैं जो ह्यूमन फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप वो खाते होगे ना, बाजरा खाते होगे, रागी खाते होगे, है ना, रागी है, ज्वार है, तो ये सब जो है ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब क्या है? ये सब मिलेट्स हैं, ठीक है। इंडिया, अब आपको याद रखना है, इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है मिलेट्स का वर्ल्ड में, है ना। तो इंडिया JMP जूट का भी है, मिलेट्स का भी है और JMP ही है, जूट और मिलेट्स का तो इंडिया टॉप पर है। और एक और है, वो देख लेना, आप कमेंट करके बताना, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। एक और, इंडिया किस किस चीज़ में, इंडिया किन फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में टॉप प्रोड्यूसर है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, वो आपको नीचे कमेंट करके बताना है। इसमें जूट तो है ही, है ना, जूट है, मिलेट्स है, ठीक है, जूट है, मिलेट्स है और शायद पर्ल है, JMVP है, JMP या GMP इस टाइप से ही कुछ था। तो पर्ल देख लेना एक बार, ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ये देख लेना एक बार, मैं भी भूल गया हूँ। ये कौन सा है थर्ड वाला, ये आप बताना। फर्स्ट प्रोड्यूसर जो इंडिया है वो किन किन फूड ग्रेन्स में, ऐसे पूछ लेते हैं। तो ये आप देख लेना एक बार और कमेंट करके बताना नीचे। अब जो मिलेट्स हैं उसको क्लासीफाई किया जाता है कैसे? मेजर मिलेट्स में और माइनर मिलेट्स में, ठीक है। मेजर और माइनर मिलेट्स में इसको क्लासीफाई किया जाता है। मेजर मिलेट्स में कौन कौन होते हैं? जैसे मेजर में मैंने आपको बताया ज्वार है ना, बाजरा है, राइट, रागी है, तो ये सब क्या है? ये सब मेजर मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, दीज आर मेजर मिलेट्स। माइनर मिलेट्स में कौन कौन आता है? अच्छा, इसका जो नाम है ना अलग से भी याद कर लेना, ये तो हम नॉर्मल जो बोलचाल भाषा में मैंने बता दिया। अब इसके नाम में क्या है? सोरगम बोलते हैं इसको ज्वार को, पर्ल मिलेट को बाजरा बोलते हैं और फिंगर मिलेट्स को रागी बोलते हैं। कभी बार ऐसे आ जाता है ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या आ गया, तो ऐसे मत, ये क्या आ गया मत बोलना, है ना, ये सब इसी का ही नाम है। माइनर मिलेट्स में क्या क्या आता है? माइनर मिलेट्स में आता है फॉक्सटेल, लिटिल, कोडो, प्रोसो, है ना, बार्नयार्ड मिलेट, ये सब माइनर मिलेट्स हैं। उसके बाद एक और आता है सूडो मिलेट। सूडो मिलेट्स में क्या आता है? राजगीरा और कुट्टू बोलते हैं, कुट्टू बकव्हीट को बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अमरांत को क्या बोलते हैं? राजगीर। तो ये सब आपको सूडो मिलेट्स, सूडो मतलब यार मतलब एक्चुअली में मिलेट्स नहीं होते हैं, मिलेट्स फैमिली में नहीं होते हैं ये लोग, बट उसी टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो न्यूट्रिशन होते हैं इसके वो मिलेट टाइप के ही मिलते हैं आपको, इसीलिए इसको सूडो मिलेट्स बोल देते हैं, है ना। फिर इंडिया जो है वो 41% ग्लोबल मार्केट कैप्चर करता है किसमें? मिलेट्स के प्रोडक्शन में ग्लोबली, तो ये आपको याद रखना है ना। अब बेनिफिट्स क्या है मिलेट्स के, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्यों हमको उसको खाना चाहिए, है ना। तो बेनिफिट्स से बात करने, बेनिफिट्स हम बात करेंगे, हेल्थ बेनिफिट्स, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स और इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी हम बात करेंगे, बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कौन कौन स्टेट्स इसके टॉप प्रोड्यूसर हैं। तो इंडिया में राजस्थान सबसे ऊपर है मिलेट्स के प्रोडक्शन में, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद कर्नाटक आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले राजस्थान आता है ना, राजस्थान टॉप प्रोड्यूसर है मिलेट्स में, कम से कम टॉप प्रोड्यूसर तो याद ही रखो, राजस्थान टॉप प्रोड्यूसर है। और क्या क्रॉप है, कौन से सीजन में उगती है, रबी है कि ये खरीफ है, तो ये आपको याद रखना है, दिस इज अ खरीफ क्रॉप, दिस इज अ मानसून क्रॉप। 350 mm रेनफॉल से कम में भी ये उग सकती है, जैसे मैंने बोला
350 mm से भी कम में ये कल्टीवेट हो सकती है। और टोटल इसको लगभग 100 डेज लगता है कल्टीवेट होने में, है ना। ये लो फर्टिलिटी सॉइल पे भी ग्रो कर सकती है, ये भी आपको याद रखना है, लो फर्टिलिटी सॉइल पे ये ग्रो कर सकती है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। अब नीचे आते हैं, इट कैन बी ग्रोन इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स, ठीक है। तो राजस्थान में ग्रो हो रही है, तो राजस्थान वैसे ही आपको पता है एरिड है, एरिड सेमी एरिड रीजन है वहीं पे, तो वहाँ पे ये ग्रो होती है ना मोस्टली। उसके बाद हेल्थ बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो माल न्यूट्रिशन से बेसिकली फाइट करने में ये मददगार होती है। तो इसमें इट इज़, एक मिनट इसको हम कर देते हैं ब्लैक अगेन, इट इज़ रिच इन फाइबर में रिच है, फाइबर में इट इज़ रिच इन मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशन कंटेंट अच्छा होता है, ग्लूटेन फ्री होती है ना। ओबेसिटी से फाइट करने में काम आती है, हार्ट डिसीजेस से फाइट करने में काम आती है ना। इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करती है और डाइजेशन को इम्प्रूव करती है ना। अगर आपको वेट लॉस वगैरह करना है ना, एब्स वैब्स बनाने, वेट लॉस बनना है, तो मिलेट्स आप ज़्यादा कंज्यूम करो, ठीक है। मिलेट्स के रागी के आप वो खा सकते हो, रागी के चिप्स आते हैं, या फिर रागी के पैनकेक्स बना के इस टाइप से खा सकते हो। एनीवेज जब फिटनेस का चैनल स्टार्ट करूँगा तो आपको इन सब में ये हेल्थ डाइट मिल जाएगा। बट एनीवेज, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स की अब हम बात करते हैं। व्हाट इज इकोलॉजिकल बेनिफिट्स? इससे क्या होता है कि ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मदद करता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है कि इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन है, उसको हम स्टोर करते हैं बेसिकली, है ना। तो जैसे आपको पता होगा कि जो आइस है, आइस कैप्स हैं, पोलर आइस कैप्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन स्टोर्ड है, तो वहाँ पे सिक्वेस्ट्रेशन हो चुका है। या फिर हम ऐसे बोलते हैं कि हम जो पेड़ बहुत ज़्यादा, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा लगाएं तो उससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ता है, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना। तो इससे क्या होगा, इससे जो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है वो कम हो सकता है। तो इसी को ही बोलते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो मिलेट जो है वो ऐसी क्रॉप हैं जो कार्बन को एब्जॉर्ब करती हैं। और पैडी वगैरह क्या करती है, मीथेन एमिट करती हैं, तो ये तो बेकार है, उससे अच्छी क्रॉप है मिलेट, है ना। वाटर इंटेंसिव कम है, कम पानी यूज करती है, ड्रॉट टॉलरेंट है, हीट रेजिस्टेंट क्रॉप है ना। और पेस्ट और डिसीजेस को फर्क नहीं करते हैं। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स। उसके बाद इकोनॉमिक सिक्योरिटी की हम बात करें तो मिलेट्स आर कॉल्ड फैमिन रिजर्व्स एज दे हैव अ शॉर्ट ग्रोइंग सीजन। 65 डेज में ये उग जाती हैं, जैसे मैंने बताया 100 डेज के राउंड होता है, मतलब कुल मिला के 70 to 100 के आसपास होता है ना। 70 to 100 डेज में ये पूरा कल्टीवेट हो जाती हैं। तो दे कैन बी केप्ट वेल फॉर 2 years और बियॉन्ड, मतलब पेरिशेबल नहीं है ना। ये आपको याद रखना है। इन्वेस्टमेंट बहुत लो है ना, डिमांड हाई है एक्सपोर्ट के लिए। तो ये सब इकोनॉमिक सिक्योरिटी में भी मदद करता है भाई, फार्मर्स को भी। अब जो फार्मर सुसाइड वगैरह हो रहे हैं, है ना, उसको ये कम कर सकता है क्योंकि एक्सपोर्ट में डिमांड अच्छा है। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं मिलेट को प्रमोट करने के लिए, तो इसको भी देख लेते हैं एक बार, है ना। मिलेट को क्या क्या किया है, तो जो हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ना, जिसमें हम फार्मर्स को इम्प्रूव करते हैं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसके अंदर इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन करके स्कीम है। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, इसको लॉन्च किया गया था ताकि मिलेट्स को मिलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने न्यूट्री सीरियल्स को अलाउ कर दिया है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। जो पीडीएस के थ्रू फूड ग्रेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उसमें अब ये न्यूट्री सीरियल्स भी इंक्लूड होंगे, है ना। ये भी एक स्टेप है इसके अगेंस्ट। और फिर एमएसपी बढ़ा दिया, ये जो बाजरा ज्वार और रागी है ना, बाजरा ज्वार और रागी जो है, इसमें एमएसपी को इंक्रीज़ कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद 2018 को नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया, और अभी 2023 को यूएनजीए ने डिक्लेयर कर दिया इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, तो वो भी है। उसके बाद IFAD जो है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, इसने मिलेट्स जो ये कोडो और कुटकी, ये दो मिलेट्स की प्रजातियां, ये भी याद रखना है। ऐसे पूछ लेते हैं, कोडो एंड कुटकी रिसेंटली मेंशन इन न्यूज़, इज व्हाट आर दे, है ना। जैसे पिछली बार पूछा गया था, कुछ बर्ड्स की स्पीशीज दे दी थी, है ना, रेड हेड स्टार्ट करके ऐसे पूछ लिया था, 3-4 नाम दे दिए थे स्पीशीज के, और ऐसे पूछा था दीज आर रिलेटेड टू, नीचे दे दिया था मैमल्स, बर्ड स्पीशीज, दीज आर एनिमल स्पीशीज, या जो भी XYZ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे दे देंगे कोडो एंड कुटकी रिसेंटली मेंशन इन न्यूज़, है ना, और नीचे दे देंगे दीज आर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, दीज आर स्पीशीज ऑफ मिलेट्स, दीज आर स्पीशीज ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। तो उसमें आंसर आ जाएगा दीज आर स्पीशीज ऑफ मिलेट्स। तो ये क्या है, कोडो एंड कुटकी, ये मिलेट्स की प्रजातियाँ हैं, ठीक है। कहाँ पे ग्रो होती हैं, डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को पता है कि भाई क्लाइमेट कितनी तरीके से चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स पे चेंज हो रहा है। तो ये रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
तो नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट को किसने रिलीज़ की है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। किस किस पैरामीटर्स पे इसको मेजर किया जाता है? तो 5 क्राइटेरिया हैं बेसिकली। सोशियो इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड क्राइटेरिया हैं, फिर एग्रीकल्चर क्राइटेरिया हैं, फिर बायोफिजिकल है, इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइटेरिया और हेल्थ क्राइटेरिया पे इसको मेजर किया जाता है। अब 14 क्राइटेरिया एक जल्दी से इसको देख लेते हैं। 14 क्राइटेरिया कौन से हैं? तो पहला है BPL, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रह रहे हैं वो कितने लोग रह रहे हैं, है ना, BPL वो हो गया। फिर इनकम का शेयर कितना है, नेचुरल रिसोर्सेज से कितना इनकम आ रहा है, जैसे लोग बैम्बू जो ट्राइब्स होती हैं ना वो बैम्बू लेके फिर वहाँ से कुछ कुछ बना के उसको बाहर बेची हैं, तो जो बैम्बू है वो उनका इकोनॉमिक सोर्स है ना, दिस इज द नेचुरल रिसोर्स, राइट। तो इनसे इनकम कितना आ रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज से कितना इनकम आ रहा है, क्योंकि हमको क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी निकाली है ना कि क्लाइमेट चेंज से क्या फर्क पड़ रहा है, सोशियो इकोनॉमिक लाइवलीहुड पे क्लाइमेट चेंज से क्या फर्क पड़ रहा है। अब क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई हम ये पेड़ काटते चले जा रहे हैं, बैम्बू के पेड़ काटते चले जा रहे हैं, है ना। तो अगर आप ये नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करोगे, है ना, तो लाइवलीहुड भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट होगा, है ना। तो वो लाइवलीहुड कैसे इम्पैक्ट हो रहा है? तो उसमें ये एक पैरामीटर है कि नेचुरल रिसोर्सेज से कितना इनकम आ रहा है। उसके बाद वुमेन पार्टिसिपेशन कितना है वर्क फोर्स में, एग्रीकल्चर का शेयर कितना है, स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डिंग कितनी है, फूड ग्रेन की यील्ड कैसी आ रही है, क्रॉप इंश्योरेंस कितना है, क्या भाई आपका क्रॉप इंश्योरेंस है। आधे फार्मर्स तो इसीलिए सुसाइड कर जाते हैं क्योंकि उनकी फसल खराब हो जाती है ना, ड्रॉट की वजह से फसल खराब हो जाती है। अब उनको पैसा कहाँ से आएगा, है ना, लोन ले रखा था, पैसा कहाँ से आएगा, तो क्या वो उसका इंश्योरेंस है कि नहीं है। तो ये भी एक क्राइटेरिया है ना। उसके बाद रेनफेड एग्रीकल्चर के अंदर कितना है, इरिगेशन की ज़रूरत है कि नहीं है, ये भी एक क्राइटेरिया है। फॉरेस्ट एरिया कितना है, ये भी एक क्राइटेरिया है। MG नरेगा का इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, रोल एंड रेट, कनेक्टिविटी कैसी है। कनेक्टिविटी से क्या होगा, जो आप उगा रहे हो फूड ग्रेन, है ना, उसको ट्रांसफर भी तो करना है। तो अगर कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो दैट इज अ स्ट्रेस ऑन द फार्मर, है ना। हेल्थ कैसा है, डेंसिटी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स कैसी है, वेक्टर बॉर्न डिसीजेज कितनी है, वाटर बॉर्न डिसीज कैसे हो रही हैं। तो ये सब जो है, ये सब इसके क्राइटेरिया हैं, इस सब पे ये मेजर करता है। अब सबसे ज़्यादा, अब जो रिपोर्ट इसकी आई है DST की, उसमें सबसे ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट्स कौन कौन से हैं? पहला है असम, आपको याद रखना है ये 3 स्टेट्स, असम, बिहार, है ना, असम, बिहार एंड झारखंड। तो ये जो स्टेट्स हैं ये टॉप पर हैं, आए हैं क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी के इस रेस्पेक्ट में, है ना। तो इसमें इन तीनों स्टेट्स में 60% से ऊपर डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो दोज आर वल्नरेबल टू क्लाइमेट। तो आपको पता होगा असम वगैरह वाले जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं, ब्रह्मपुत्रा फ्लड कर देती है ना, बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होती है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई ये आगे भी और बढ़ने वाला है ना। और इसके 60% डिस्ट्रिक्ट जो हैं दे आर मोस्ट वल्नरेबल। तो इसमें स्कोर दिया जाता है 0 to 1, 0 to 1 स्कोर दिया जाता है। जितना हाई नंबर रहता है, जैसे 0.9 है, इस टाइप का नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में। तो ये आपको याद रखना है, बस यही याद रखना था आपको वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट के बारे में। उसके बाद एक आता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये कौन रिलीज करता है? ये जर्मन वॉच रिलीज करता है, बस ये याद रखना है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स कौन रिलीज करता है? जर्मन वॉच। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये NAPCC के मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने अपने पिछले शायद गवर्नमेंट स्कीम्स के जो लेक्चर्स आए थे उसमें हमने ये कवर किया हुआ है। एक सीरीज़ है जो जिसमें हमने क्या किया था, गवर्नमेंट स्कीम्स जो बजट में हैं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे में जितनी भी स्कीम्स हैं उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो उसमें हमने हर एक मिशन को ये डिस्कस किया है। NAPCC के जितने भी मिशन हैं उन सबको डिस्कस किया हुआ है, तो काइंडली गो एंड वॉच देम, है ना। यहाँ पे बस थोड़ा मैं बता देता हूँ कि 8 मिशन है, कौन कौन से 8 मिशन है। क्लाइमेट चेंज पे है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे है, सोलर मिशन पे है, इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी पे है, सस्टेनेबल हैबिटेट पे है, ग्रीन इंडिया पे है, वाटर मिशन पे है और सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम पे है। ये 8 हमारे NAPCC के अंदर मिशन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में इसको डिस्कस किया हुआ है, जाके एक बार देख लो। और किसने क्रिएट किया था? इट इज क्रिएटेड बाय WMO एंड UNEP इन 1988। 195 मेंबर्स हैं, ये आपको याद रखना है। ये किसके, ये IPCC के मैं बता रहा हूँ, है ना, इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये जो IPCC है, दिस बॉडी वॉज क्रिएटेड बाय WMO एंड UNEP इन 1988 और इसके 195 मेंबर्स हैं। ये मिशन तो हमारे अपने हैं ना, इंडिया के हैं, ये WMO के नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखना, IPCC जो है दैट वाज क्रिएटेड बाय WMO एंड UNEP इन 1988। कभी कभार पूछ लेते हैं, जैसे एक बार ना उसका पूछ लिया था, किसका तो पूछा था, शायद ट्रैफिक का पूछा था इन्होंने कि ट्रैफिक जो है वो किसकी बॉडी है, मतलब किसने बनाई है। तो जो ऐसा था IUCN और WWF ने मिलके बनाई है, वर्ल्ड वाइड फंड, है ना। तो इन्होंने मिलके बनाई है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ऐसे इसमें भी पूछ सकते हैं IPCC किसने बनाया भाई, WMO और UNEP ने मिलकर बनाया है ना। तो इस टाइप से हमको याद करना है। चलो